हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के लिए 2 से 3 दिन का गैप हो गया था, देन सॉरी फॉर दिस। लेकिन आपको अब क्या है कि आगे लगातार जैसे कि आपका जैसे KKR रीज़न क्या क्या है कि एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो हो चुका है आउट। तो आगे आपका सभी का होना है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम डेट जो है आपकी वो पूरी तरह कंफर्म हो चुकी है, तो उसके बारे में तो कोई डाउट यहाँ पर है नहीं। तो इससे रिलेटेड जो हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस के, यानी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम 13 वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा चुके हैं। ये आपका 14th होने वाला है। आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से, उसमें सारा कुछ करा रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो जो है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, IVF फुल फॉर्म क्या होगा, यानी IVF का पूछा गया। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा जिन लोगों में बेबी बॉर्न की प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं कि IVF जो टेक्निक होती है उसका सहारा लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म आपसे पूछा गया तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC एग्जाम के अंदर, इसका फुल फॉर्म। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है जो IVF ट्रीटमेंट आपका है, इससे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता था, पहले इसे ही टेस्ट ट्यूब कहा जाता था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 की बात करी गई है। तो ये क्या होता है कि समान नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता होती है, यानी कि समान नागरिक संहिता जो होती है देश के सभी नागरिकों के लिए, उनके बारे में बताती है। और अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि सबसे पहले ये किस राज्य में लागू की गई थी, तो सबसे पहले लागू होने वाला जो राज्य था वो गोवा था भारत के अंदर। और ये आर्टिकल 44 कई बार पूछा जाता है। तो ये अब वर्तमान में क्या है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुता कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। देखिए डांस से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं SSC का कोई भी एग्जाम हो। तो अगर यहाँ पर बुता कोला की बात कर ली जाए तो ये प्रसिद्ध है आपके कर्नाटक में, यानी कर्नाटक जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक से एक और काफ़ी यहाँ पर होता है यक्षगान जो होता है, यक्षगान भी कई बार पूछा जाता है जो कि कर्नाटक का ही होता है, तो यक्षगान भी हो जाता है। तो बुता कोला या भूत कोला जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर तुलुनाडु के तटीय जिले और कर्नाटक के मलेनाडु के कुछ हिस्सों और उत्तरी जो आपका केरल होता है भारत में कासरगोड में जो आपका होता है आत्मा पूजा का एक एनिमिस्ट रूप इसको माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक ये बुक देखिए, द जोया फैक्टर बुक कई बार पूछी गई है 1 से 2 बार। बाकी बुक्स क्या होती हैं कई बार आ जाती हैं, लेकिन ये नए सिरे से पूछनी अभी शुरू हुई है। द जोया फैक्टर ज़्यादा बार उतनी भी नहीं पूछी गई जितनी कि ट्रेन टू पाकिस्तान पूछते, द ग्रेट इंडियन नॉवल पूछते। तो ये जो सलमान रुश्दी हो गए, खुशवंत सिंह हो गए, इनकी बुक्स जो है मोस्टली कई बार पूछी जाती है, विक्रम सेठ हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए द जोया फैक्टर बुक है जो कि अनुजा चौहान के द्वारा लिखी गई है, तो द जोया फैक्टर यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर फॉरेस्ट की बात कर लें इंडिया के अंदर कि किस टाइप के यानी पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होता है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा प्रकार के, भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये जो वन होते हैं 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया। देखिए तो ये जो विजन है ये RBI के द्वारा शुरू किया गया, जिसका नाम था पेमेंट विजन 2025 तक, यानी ठीक है। और RBI की जो स्थापना है वो होती है 1935 में, और ये हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग था जिसकी सिफारिश पर करी गई। और फिर 1949 यानी कि 1949 आता है, तब इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, और ये भी एक बार पूछ देते हैं, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा कि आज़ादी से पहले जो RBI है वो भारत के अलावा और किस देश के लिए केंद्रीय बैंक का काम करती थी। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हो जाता है फिर म्यांमार। तो म्यांमार के लिए भी राष्ट्रीय बैंक थी आज़ादी के पहले तक।
नेक्स्ट आगे है कि कौन सा मोटा अनाज नहीं, देखिए माइलेट्स की यहाँ पर बात की गई है। माइलेट्स आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पोषक अनाज वर्ष था आपका 2023 में 2023 में जो था, इसमें क्या था कि 8 यानी कि 8 जो आपके माइलेट्स थे यानी जो मोटे अनाज थे उनको शामिल किया गया था। और उन जो अनाजों में रखा गया था आपका जो 8 यहाँ पर अनाज रहे हुए थे, इसमें आपका बाजरा था, रागी था, कुटकी था, सवा था, ज्वार था, कंगनी, चेना और ये कोदो, ये 8 यहाँ पर जो आपके माइलेट्स शामिल किए गए थे। और भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया हुआ था। तो 2023 जो थे माइलेट्स का आपका ईयर घोषित किया गया था, यानी मोटे अनाज को मनाने के लिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है। अब लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर किसी से भी पूछा जाएगा, चाहे वो किसी लेवल का हो, तो वो पता होगा कि फुटबॉल ही होगा। क्योंकि चाहे अगर आप फुटबॉल देख रहे हो या ना देख रहे हो मान लीजिए, लेकिन दो प्लेयर मोस्टली सभी लोग जानते हैं, जिसमें कि लियोनेल मेसी आते हैं और दूसरे आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये फुटबॉल से हैं। और हो सकता है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किस देश से संबंधित है, तो कुछ लोगों को भले परेशानी हो। तो इनका जो संबंध है वो अर्जेंटीना देश से है। और ये खेलते किस क्लब के लिए, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हो सकता है आपसे पूछ ले। बार्सिलोना जो क्लब है इसके लिए लियोनेल मेसी खेलते हैं। और इससे जो संबंधित भारतीय खिलाड़ी कुछ हैं, जैसे खेल से आपसे हॉकी से रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है। तो हॉकी में देखिए PR श्रीजेश एक ऐसा नाम है जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। और हरमनप्रीत सिंह, ये दो नाम तो आप जरूर देखते हैं जब कोई अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो, तब आपको जो होता है यहाँ पर इनके नाम सुनने को मिलते हैं। और कृष्ण बहादुर पाठक वगैरह भी आपको याद रखना है। बाकी अगर बिलियर्डर्स की बात करें तो बिलियर्डर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली उसका जो आंसर आप देखेंगे तो पंकज आडवाणी ही होता है। तो इस नाम को बिल्कुल याद रखना है, पंकज आडवाणी। गोल्फ की बात करें तो अनिर्बान लाहिड़ी, जीवन मिल्खा सिंह आपसे कई बार पूछा जाता है, मिल्खा सिंह ना पूछ के जीवन मिल्खा सिंह पूछ लेते हैं। तो ये इनका गोल्फ से होता है। ज्योति रंधावा हो गया और शिव चौरसिया यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। देखिए बजरंग पूनिया के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपने टोक्यो ओलंपिक के समय भी इनका नाम सुना होगा। तो कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, बजरंग पूनिया हो, या एक और नाम आता है टोक्यो ओलंपिक से, रवि दहिया। तो रवि दहिया हो या बजरंग पूनिया हो, इनका जो संबंध है वो कुश्ती से। और राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता हुआ था, जो कि 65 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में क्या था कि कनाडा के मैकलीन यहाँ पर लावलान जो आपके लाचलान थे उनको हराया हुआ था। नेक्स्ट एक बुक यहाँ पर आ चुकी है, पहले भी कई बार ये पूछी जा चुकी है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, यानी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की बात करें तो बराक ओबामा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, रह चुके। तो बराक ओबामा की पुस्तक जो है ड्रीम फ्रॉम माय फादर है, जो कि उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताती है। तो ये यहाँ पर याद रखेंगे, कई बार ये बुक पूछी जा चुकी है। इसके बात करें तो जो ओबामा थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुने जाने वाले पहले अफ्रो अफ्रीकी रहे हुए थे। तो ये 44वें नंबर के थे राष्ट्रपति। उनका राष्ट्रपति जो पद था वो 2009 से लेकर के 2017 तक चला हुआ था। अगर आपसे कभी पूछे कि बराक ओबामा कब से कब तक राष्ट्रपति रहे, तो ये 2009 में बने हुए थे और 2017 तक चले हुए थे, क्योंकि ये 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं अमेरिका के। उन्होंने USA की डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व किया हुआ था। तो अगर इनकी पार्टी का भी पूछे तो डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी रही हुई थी। बाकी इनकी पत्नी मिशेल ओबामा थी, उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं, अमेरिकन ग्रोन 2, बिकमिंग वगैरह जो रहा हुआ है। और वर्तमान में जो बाइडन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इससे पहले जो 45वें नंबर के थे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हुए थे। तो वह डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से देखिए बराक ओबामा भी थे, और डेमोक्रेटिक जो पार्टी से हैं उससे ही हैं वर्तमान में जो बाइडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना हुआ था। देखिए गयासुद्दीन की अगर बात करें तो गयासुद्दीन जो था उसके बाद जो दिल्ली का सुल्तान बनता है उसका बेटा बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद जो होता है उसके बेटे जौना ने उसे सफल बनाया हुआ था और उनके शीर्ष नाम से जाना जाता है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था। तो ये सत्ता में कब आया, तो 1325 में ये सत्ता में आया हुआ था। और जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस दिल्ली आया तो उसका बेटा उसके निपटान में इंतजार कर रहा था और अफगानपुरा में विकसित हुई नई संरचना में अपने पिता का स्वागत वगैरह किया हुआ था। और जो तुगलक वंश के शासन की बात करें तो 1320 ईस्वी में आपका वापस शुरू होता है, 1412 ईस्वी तक चला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ चुका है कि सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए भूता अभी आपका बताया था, बाकी यक्षगान भी बता चुके हैं। अब यहाँ पर सुग्गी नृत्य आ चुका है जो कि ये भी कर्नाटक से संबंधित है। तो हटरी हो गया, कुनिथा आपका हो गया, यक्षगान हो गया, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यक्षगान, करगा वगैरह हो गया। ये क्या है, करगा और यक्षगान, ये तो समझिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र का लावड़ी, कोली, गाफा, ये है एक तमाशा, इसमें नहीं लिखा हुआ है तमाशा। तो ये कुछ नृत्य हैं जो महाराष्ट्र के प्रचलित हैं। राजस्थान में आपका झूमर, गपाल, कालबेलिया, घूमर, चक्री, ये सभी राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य हैं। तो यही मोस्टली आपके घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है। देखिए न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए आपका दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेश। इसके बजाय अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपका राज्य कौन सा है, तो राज्य के नाम पर तो आपका आता है हरियाणा, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर राज्य आपसे नहीं पूछ के यूटी पूछ रहा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो दमन और दीव जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिंगानुपात जिसका न्यूनतम है। तो केंद्र शासित प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ पर दमन दीव में तो 618 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों में, जो कि सबसे कम है। और भारत में लिंगानुपात जो होता है वो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाता है। देश का कुल लिंगानुपात जो है 940 रहा हुआ है, जो कि वर्तमान वृद्धि हुई है। और बाल लिंगानुपात की बात करें जो कि 0 से लेकर आपका 6 वर्ष तक होता है, तो 914 यहाँ पर बाल लिंगानुपात आपका होता है। और अगर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर आपसे कभी पूछा जाए तो केरल आपका हो जाता है। और अगर साक्षरता की बात करी जाए तो साक्षरता के मामले में भी जो है केरल का ही आपका नाम ऊपर आता है। और सबसे अधिक जो बाल लिंगानुपात है वो मिजोरम में है, यानी कि 971 रहा हुआ। और हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर लिंगानुपात भी कम है, तो शादियाँ लोगों की नहीं होती हैं, तो नए बच्चे नहीं होंगे, तो समझ सकते हैं कि बाल लिंगानुपात तो वैसे भी वहाँ पर कम ही होगा। नेक्स्ट आगे है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल कई बार पूछा जाता है, तो भरतनाट्यम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। सबसे पहला भरतनाट्यम था, सबसे बाद में जो बना वो सत्रिया है। सत्रिया की बात करें तो ये असम से संबंधित है, जिसे कि सबसे अंतिम वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना रही हुई थी। भरतनाट्यम से इनका संबंध रहा हुआ था और ये एक क्या थी, थियोसोफिस्ट भी रही हुई थी, जो कि एनी बेसेंट से प्रेरित यहाँ पर रही हुई थी। नेक्स्ट है कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासन काल में भारत का दौरा किया। देखिए यहाँ पर अगर बात करें यूनानी इतिहासकार की तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज के आपके भारतीय शासक के शासन काल में भारत का दौरा किया हुआ था। मेगास्थनीज ने लगभग 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के बीच में भारत का दौरा किया हुआ था। तो ये याद रखना है, कई बार मेगास्थनीज पूछ लेते हैं कि ये किसने दौरा किया हुआ था किस समय पर, तो 288 ईसा पूर्व था आपका, 302 ईसा पूर्व से लेकर के। और ये एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे, राजनयिक थे और भारतीय मनोवैज्ञानिक यानी कि नृवंश जो आपके निर्वंश वैज्ञानिक यहाँ पर रहे हुए थे।
और बाकी बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के प्रथम राजदूत रहे हुए थे। तो ये यहाँ पर याद रखना है, किसके दरबार में आए हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, जिसने कि मौर्य वंश की नींव डाली हुई थी मगध साम्राज्य पर। कौटिल्य यानी कि चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक रहा हुआ था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारत के बारे में जानकारी संकलित करी हुई है, क्योंकि इनकी पुस्तक भी कई बार पूछ लेते हैं कि मेगास्थनीज ने पुस्तक कौन सी लिखी हुई है। तो देखिए उस पुस्तक का जो नाम होता है वो इंडिका होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि वैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? देखिए वैसाखी की बात करें तो अप्रैल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि वो वैसाखी का ही दिन था जब 13 अप्रैल था और था 1919। और वहाँ पर अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा चल रही होती है और वहाँ पर जनरल डायर आकर उसने निहत्थे लोगों पर वहाँ पर गोलियां चलवाईं, और जिसके बाद वहाँ पर हजारों की संख्या में क्या था, निर्दोष लोग मारे गए थे। तो वो वहाँ पर क्या था कि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था आपका। तो ये भी पूछते हैं, तो वो उस समय बैसाखी के दिन में हुआ था। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि वैसाखी का जो त्यौहार है वो अप्रैल माह में मनाया जाता है। वैसाखी आपको, या वसोरा भी कई बार इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर लोकप्रिय फसल उत्सव होता है अगर आपसे बात पूछा जाए। और ये सिखों का नव वर्ष होता है, यानी कि जो सिख समुदाय होता है उनके लिए ये नव वर्ष होता है। तो ये जैसे कि नवरोज अगर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो नवरोज होता है पारसी लोगों का। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? देखिए उच्च न्यायालय की बात करें, अगर देखिए पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत क्या था कि 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, और बाकी आपका 1950 के समय दिल्ली में करी गई। लेकिन यहाँ पर पहले हाई कोर्ट की आपसे पूछी गई है, तो 1862 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत का पहला उच्च न्यायालय था वो कोलकाता में स्थापित किया गया था 1862 में। इससे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था, और यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी इसको किया गया था। बाकी अगर बात करें तो इसे औपचारिक रूप से क्या था कि 1 जुलाई जो है 1862 को खोला गया था, और सर बार्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। और न्यायमूर्ति जो शंभूनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। तो अगर पहले हाई कोर्ट के पहले भारतीय अगर जज आपसे यानी कि न्यायाधीश पूछा जाए तो वो थे शंभूनाथ। बाकी वैसे तो यहाँ पर बार्न्स पीकॉक रहे हुए थे जो कि एक अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका में कहाँ संग्रहित होता है? देखिए डीएनए की अगर बात करें कि ये कहाँ पर संग्रहित हो जाता है मुख्य रूप से, तो ये संग्रहित होता है नाभिक के अंदर। और डीएनए जो होता है डीऑक्सी आपका जो होता है न्यूक्लिक एसिड मानव और लगभग सभी अन्य जीवों में आनुवंशिक निर्देशों को रखने वाले दोहरे हेलिक्स का एक रूप है। डीएनए जो होता है वो ज़्यादातर कोशिका नाभिक में स्थित होता है, लेकिन यह कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। डीएनए की बात करें तो ये स्टैंडर्ड जो होता है मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें कि न्यूक्लियोटाइड आपका कहा जाता है। तो ये नाभि में आपके डीएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बैटरी की अगर बात करें तो ये होती है एक रासायनिक ऊर्जा, यानी कि जिसके द्वारा क्या होता है, एक बैटरी के द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये एक रासायनिक ऊर्जा होती है। एक उपकरण होता है, इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को पहले तो संग्रहित कर देते हैं यानी कि स्टोर किया जाता है, और उसके बाद इसको विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक आपका के रूप में इसको यूज कर लेते हैं। बैटरी का आविष्कार जो था इसका श्रेय जो आ जाता है इतालवी वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा को जाता है, जिन्होंने बैटरी की खोज करी हुई थी। नेक्स्ट है कि काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? तो काई लाइकेन की बात करें तो ये सारी हैं जो टुंड्रा झाड़ियों में पाई जाती हैं। तो इस टुंड्रा झाड़ियों के बारे में बताएं तो आपका टुंड्रा जलवायु में सबसे गर्म महीने का औसत जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, लेकिन 10 सेंटीग्रेड से
कम होता है सबसे गर्म महीने का। इस प्रकार की जो जलवायु होती है वो आर्कटिक और आर्कटिक वृत्त के पास स्थित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए ये था हमारा आपका सेशन जो कि आपको करवा चुके हैं। तो 13th वीडियो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर हमने करवा दी थी, ये आपके आज 14th हो चुके हैं जो कि करवा दिए। तो अब आप लोगों को देखना है, बाकी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियोस स्टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर इफ़ यू कैन विद योर फ्रेंड्स। तो वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक भी कर देंगे अगर ना किया। बाकी डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का जो होगा आपको एनालिसिस पूरा, आपका जिस 14 या 16 नवंबर जिस दिन से भी एग्ज़ाम है आपको एनालिसिस पूरा देंगे, हर शिफ्ट का देंगे। उसके साथ साथ बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। तो जाइए वहाँ से जुड़ जाइए।